तो इस फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की से जो कि आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए है और उसके सामने कोई है जिसका चेहरा तो हमें नहीं दिखता, लेकिन ये साफ साफ दिखता है कि उसके हाथ में चाकू है। और ये व्यक्ति असल में ये लड़की के सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है जो अपने हाथ में चाकू पकड़े हुए है। और ये चाकू उसने केक काटने के लिए होल्ड किया हुआ है क्योंकि उसकी बेटी का 9th बर्थडे है। हम देखते हैं कि ये माँ और बेटी एक बहुत ही सीक्रेटली प्लेस पर एक सुनसान सी जगह पर रह रहे हैं। वो दोनों किसी से छुप रहे हैं। उनको ये ज़िंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी में उनको ये ज़िंदगी व्यतीत करनी पड़ रही है। बेथ को ये ज़िंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो अक्सर बोर हो जाती है, उसका मन भी नहीं लगता क्योंकि उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है जिसके साथ वो खेल सके और अपना मन बहला सके। और वहीं दूसरी ओर उसकी माँ कैट समझती है उसकी प्रॉब्लम को और वो उसे चेयर अप करने के लिए बहुत सी छोटी छोटी कोशिशें करती है ताकि वो उसका मूड लाइट कर सके। और पूरी कोशिश करती है कि बेथ बिल्कुल भी बोर ना हो। जैसे कि आज उसने बेथ को चेयर अप करने के लिए उसके उसके लिए अपने हाथ से केक बनाया, लेकिन बेथ को कुछ भी पसंद नहीं आता। उसका मूड अपसेट है एज़ यूजुअल। उसे एक आईपैड चाहिए था, लेकिन कैट उसे वो दिला नहीं पाई क्योंकि उसके पास इतना पैसा कहाँ था। और इसके बदले में वो अपना लॉकेट बेथ को देती है, बट बेथ को वो लॉकेट नहीं चाहिए था। इसके बाद वो बाहर खेलने के लिए जाती है और वहीं दूसरी ओर कैट अपने काम में लग जाती है। उसके बाद वो अपना लैपटॉप ओपन करती है और वहाँ पर कुछ लिखने लगती है, जहाँ हमें पता चलता है कि कैट का हस्बैंड ब्रैड जो कि एक खूनी है। ठीक 2 साल पहले उसने एक छोटी सी बच्ची कर्टनी का खून किया था। कर्टनी और कोई नहीं, ब्रैड की फ्रेंड थी और वो दोनों आपस में खेला करते थे। रोज़ की तरह उस दिन भी कर्टनी आई थी उनके घर, लेकिन वो ज़िंदा लौट नहीं पाई। और जब केट को ये सब कुछ पता चला तो उसने जाकर पुलिस में ब्रैड के खिलाफ कंप्लेंट की और उसने अपने पति के खिलाफ गवाही भी दी। और जब ब्रैड को ये सब पता चला तो उसने उन दोनों को मारने की धमकी भी दी। और आज अब ब्रैड जेल में है, लेकिन अगर कभी ब्रैड को मौका मिले तो वो उन दोनों को भी मार डालेगा। और शायद इसीलिए ये दोनों छुप रहे हैं और शायद इसीलिए वो दोनों अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को व्यतीत करने के लिए एक सुनसान जगह पर रह रहे हैं। कैट जब ये सब कुछ सोच रही थी और वहीं अचानक उसकी नज़र पड़ती है बाहर की ओर। तो बाहर उसे बेथ का जैकेट लटकता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो कहीं पर भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। ये सब देखकर कैट बहुत ज़्यादा डर जाती है और बाहर जाकर वो अपने बच्चे को ढूंढने लग जाती है। एंड फाइनली वो उसे मिल जाती है और साथ ही साथ वो उसे डराने के लिए हाथ में एक नुकीली चीज़ लेकर उसे डराने में कामयाब भी हो जाती है। और वहीं केट उसे देखकर इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और वहीं वो बेथ को इतना ज़्यादा डांटती है और उसे खींचकर घर वापस ले जाती है। और यहीं उसे दूसरा झटका लगता है। वो जाते हुए देखती है कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि उसे अच्छी तरह से याद है कि उसने दरवाज़ा बाहर आने से पहले लॉक किया था। कैट दबे पाँव घर के अंदर जाती है और वो बेथ को एक जगह पर बैठने के लिए कहती है। और फिर वो अपने हाथ में एक चाकू लेकर पूरे घर को सर्च करती है। उसे फील हो रहा था कि जैसे घर में कोई और भी है। उसे सांसों की आवाज़, फुटस्टेप्स सब सुनाई दे रहे थे। बट जब ढूंढने पर उसे कोई दिखता नहीं है तो वो रिलैक्स होकर नीचे आ जाती है। बट उसके जाने के साथ ही आईने के पीछे से कोई निकल आता है। और वहीं दूसरी ओर हम एक साई को देखते हैं उन दोनों पर नज़र रखते हुए। और केत का शक बेवजह नहीं था और हम देखते हैं कि केत अपने बच्चे को लेकर कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव है। वो अपनी बच्ची को एक भी मिनट के लिए अपने आप से दूर नहीं करती। वो हमेशा उसे अपने नज़रों के सामने ही रखती है। और एक बात और कि वो उसे अपना लैपटॉप और फ़ोन छूने भी नहीं देती। इवन कि वो कब क्या कर रही है इन चीज़ों पर भी वो पूरी नज़र रखती है। बट बेथ को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिस वजह से उसका बिहेवियर बिल्कुल ही अलग होता है। वो अपनी माँ के साथ ठीक ढंग से बात नहीं करती। वो हमेशा उस पर गुस्सा करती है और उससे रूडली बात करती है।
यूं भी कह सकते हैं कि गुस्सा तो हमेशा उसकी नाक पर ही रहता है। और उसी रात एक पुलिस ऑफिसर हेल आता है उनसे मिलने, जो उनका केस भी संभाल रहा है। और इसी सिलसिले में उसका एक कैट के साथ एक रिलेशनशिप भी बन चुका होता है। और इसके बाद और वहीं वो बेथ को एक गिफ्ट देता है, एक डॉल। बट बेथ को वो प्रेजेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इनफैक्ट उसे तो वो हेल भी पसंद नहीं। इनफैक्ट वो तो उस डॉल के हाथ पैर तोड़कर उस डॉल को फेंक भी देती है। और वहीं दूसरी ओर हम केट और हेल्प को एक दूसरे से बात करते हुए देखते हैं। और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि केट के पति ने जेल में सुसाइड कर लिया है और मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिस पर लिखा है, अभी मुझे समझ आ चुका है सब कुछ, आई लव यू बेथ। और इन सब का मतलब हेल्प को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया। और वहीं केट ये सब पढ़कर रोने लगती है। और वहीं दूसरी ओर घर में अपनी माँ की एब्सेंस का फ़ायदा उठाकर बेथ अपनी माँ के लैपटॉप को चेक करती है। और वहाँ पर जो लिखा है वो सब पढ़कर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। इवन कि वो तो चिल्लाने लगती है। इवन वो तो अपनी माँ को ये तक कह देती है कि वो ब्रेट को फंसा रही है। वो कहती है कि उसे सब कुछ याद है कि उस दिन क्या हुआ था। और ये सब सुनकर कैल का चेहरा बिल्कुल अजीब हो चुका था। किसी न किसी तरह वो हेल्प के सामने खुद को जैसे तैसे संभालती है। वो हेल्प के सामने बेथ की बातों को उसका बचपना कहती है, लेकिन साथ ही साथ उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कुछ ना कुछ छुपा रही है। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। असल में उसे ब्रेट की डेथ के बारे में पता चलता था। उसके बाद से ही वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी और वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसके बाद वो हेल को उनके पास रुकने के लिए बोलती है, लेकिन हेल अपनी बीवी की डर की वजह से वहाँ पर रुकने के लिए मना कर देता है। और वो वहाँ से निकल जाता है और इमीडिएटली वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। पहले तो कैट को लगा कि शायद बिजली गई होगी, लेकिन जब वो चेक करती है तो पीछे का दरवाज़ा खुला पाती है। और वो चेक करती है कि बाहर लाइट चल रही है और तब उसे डर लगने लगता है। और वहीं उसे ना तो अपना फ़ोन मिल रहा था और ना ही चाकू। इवन उसके बाद वो बेथ से भी पूछती है, लेकिन बेथ उसे झूठ बोल देती है कि फ़ोन उसके पास नहीं है, जबकि बेथ के पास ही था उसका फ़ोन। और वहीं दूसरी ओर दो लोग कैट पर हमला कर देते हैं और वहीं वो ऊपर भागती है अपनी बेटी को बचाने के लिए। और ये दोनों लोग उसका पीछा करते हैं और वहीं वो कैट को मार देते हैं और बेथ को पकड़कर उसे बेहोश कर देते हैं। और जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि वो घर से बाहर थी, उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा था। दूसरा व्यक्ति उसे गन पॉइंट पर लेकर खड़ा था। उसके बाद बेथ को पता चलता है कि ये दोनों कोई और नहीं, कर्टनी के पेरेंट्स हैं, उसकी माँ मैरी और लुइस। और वो दोनों ही सुबह से ही इस घर में छुपे हुए थे और इन दोनों की प्रेजेंस ही सुबह कैट फील कर पा रही थी। और इन दोनों को शक है कि उनकी बेटी का खून ब्रेट ने नहीं, कैट ने किया था। और वो पिछले 2 सालों से उसे ढूंढ रहे थे और फाइनली आज जाकर जब वो उसे मिली है और वो बोलते हैं कि अबे उसे उसका कन्फेशन चाहिए। इसके बाद मैरी कैट को कैमरा लेकर इंटेरोगेट करती है। इसके बाद कैट वही सब कहती है जो उसने कोर्ट में कहा था। वो कहती है कि ब्रेट कर्टनी की ओर आकर्षित था। इनफैक्ट उस दिन जब वो दोनों घर पर खेल रही थी, तो जब कर्टनी उस दिन अलमीरा के अंदर छुपी थी तो ब्रेट ने उस पर हमला कर दिया था। और जब वो बच्ची ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी तो और उसका मुंह बंद करने के लिए उसने उसको मार डाला। और बाद में वो बताती है कि अलमीरा के सामने से ही उसे उस बच्ची की लाश मिली और यही सच है। लेकिन मैरी इस सब को मानने से इनकार कर देती है। वो बोलती है कि ब्रेट ये सब नहीं कर सकता, वो उसे बहुत अच्छे तरीके से जानती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। और मेरी को लगता है कि उन दोनों से उस चीज़ का बदला लेने के लिए ही कैट ने उसकी बेटी को मार डाला। कैट उसे बहुत समझाती है, लेकिन मैरी बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। उसे लग रहा था कि कहीं कुछ ना कुछ तो बिल्कुल अलग है। सारे प्रूफ्स कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रहे थे।
मैरी को लगता है कि कैट कुछ ना कुछ तो ज़रूर छिपा रही है और उसे वही जानना है कि वो क्या छुपा रही है। और वहीं एक कैंची की हेल्प से मैरी कैट के नाखून उखाड़ने लगती है और इसी बीच बेथ लुइस को चकमा देकर कहीं पर छुप जाती है, जैसे लुका छुपी खेल रही हो वो। लुइस कोई क्रिमिनल नहीं था, इस वजह से वो बेथ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर पाया, ना ही वो उसको डांट पा रहा था। बट उसकी बेटी की तरह ही थी। और एक पॉइंट पर बेथ अपनी माँ का फ़ोन लेकर बेड के नीचे छुप जाती है और उसके बाद वो कॉल करती है हेल को, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। इससे पहले कि हेल कॉल उठा पाता, वहीं लुइस उसे पकड़ लेता है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। लेकिन इससे उनका खतरा नहीं टला और वहीं दूसरी ओर हेल को घर आने में देरी हो गई थी, जिस वजह से हेल की बीवी उसे घर में एंटर होने नहीं देती। और उसके बाद हेल भी ये डिसाइड करता है कि वो आज रात कैट के साथ ही रहेगा। वो निकल पड़ता है उसके घर के रास्ते और वहीं लुइस को भी यही डर था। और इसके बाद वो जाकर मैरी को सब बता देता है और उसके बाद वो दोनों प्लान बी रेडी करते हैं। और वहीं दूसरी ओर कैट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसके हाथ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और उसे इसी हालात में घसीट कर घर के अंदर लाया जाता है। और वहीं कुछ मिनट के अंदर हेल की गाड़ी वहाँ पर एंटर हो जाती है और जिसके बाद मैरी बेथ के मुंह पर टेप लगाकर वहीं बैठ जाती है और वहीं लुइस जाता है कैट को लेकर उस गन पॉइंट के साथ और वो उसे कहता है कि वो हेल को वापस भेज दे। और वहीं कैट वैसा ही करती है और उसके साथ ही वो बहुत ही चालाकी के साथ हेल को कुछ ऐसी बातें भी कहती हैं जिस वजह से हेल को थोड़ा सा शक होता है। हेल को भी कुछ अजीब लगता है, उसे कैट का चेहरा बहुत ही ज़्यादा डर लगता है और वो हेल को बताती है कि बेथ को उसकी दी हुई डॉल बहुत अच्छी लगी है, वो उसे बहुत पसंद करती है। और हेल कहीं ना कहीं ये जानता था कि ये सब बातें झूठ हैं, क्योंकि उसने खुद डॉल की हालत देखी थी। उसे पता था कि वो झूठ बोल रही है। इसके बाद ही उसे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो समझ आता है कैट किसी न किसी खतरे में ज़रूर है। और ये सब जानने के बाद भी उसमें रुकने की हिम्मत नहीं हुई और उसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। और वहीं इधर मैरी वापस अपने काम में लग जाती है। वो कैट को लुइस से बात करने के बारे में कहती है और वहीं लुइस इस बात के लिए मान जाता है, क्योंकि वो किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहता, उसे सिर्फ सच जानना है। और उसके बाद वो कैट को लेकर वहाँ से चला जाता है और वहाँ जाकर वो उसे पॉइंट्स बताने लगता है कि उसे कहाँ पर गड़बड़ लग रही है, उसे क्यों लगता है कि कर्जनी का कत्ल किसी और ने नहीं, कैट ने किया है। और फाइनली उसके लॉजिक के सामने कैट को हार मानना ही पड़ता है और वो मान लेती है। वो कह देती है कि उस बच्ची का कत्ल किसी और ने नहीं, उसी ने किया था, क्योंकि उसे बदला लेना था। ब्रैट और मैरी का चक्कर उससे सहन नहीं हो पा रहा था और उसे उससे बदला लेना था, इस वजह से उसने कर्टनी का खून कर दिया। और वो आगे बताती है कि उस दिन जब वो दोनों खेल रहे थे तो उस दिन कैट ने ही उसका चाकू के साथ कत्ल किया था। और उसके बाद उसने घर को क्लीन करके उसकी लाश को ले जाकर ब्रैट की गाड़ी के ट्रंक में रख दिया। और उसके बाद उसने सारे एविडेंस ब्रैट के खिलाफ प्लॉट किए, जिस वजह से ब्रैट इस सब में फंस जाए। और कहीं ना कहीं बेथ भी ये सब जानती थी और वो इसी बात के बारे में कह रही थी। ये सब उसका बचपना नहीं था, शायद इसी वजह से वो अपनी माँ से इतनी खफा थी। और वहीं लुइस ये सब बातें कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वो अभी के अभी कैट को गोली मार दे, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसका मानना ये था कि सज़ा तो वो कैट को दिलवा कर ही रहेगा, लेकिन उसे कानून अपने हाथ में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं हेल को। वो बहुत ही कंफ्यूज था, अपनी ड्यूटी से भागना उसे सही नहीं लग रहा था। उसके बाद खुद ही वो अपनी गाड़ी रोककर अपनी टीम को इन्फॉर्म करता है इस सब के बारे में और उसके बाद गन लेकर वो खुद ही कैट की घर की ओर रवाना होता है। और वो वहाँ पर ठीक उसी समय एंट्री लेता है जब लुइस कैट को गन पॉइंट पर लेकर वहाँ से बाहर निकल रहा था। और इसी बीच वो हेल को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो
हेल को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है कि वो कौन है, यहाँ पर क्या कर रहा है और किस वजह से उसने ये सब किया। और कहीं ना कहीं वो हेल को ये सब भी बताता है कि उसके फ़ोन में प्रूफ है कि उसने ये सब क्यों किया, लेकिन कैट हेल को कुछ भी समझने का मौका नहीं देती। वो उसे ऐसे डराती है, ऐसे जताती है कि डर के मारे हेल लुइस को शूट कर देता है। और उसके बाद उसे ऐसा लगता है कि उसका फ़ोन चेक करना चाहिए और उसके बाद उसका फ़ोन चेक करता है। और इसी दौरान कैट उसे उसी की बंदूक के साथ शूट कर देती है, क्योंकि एट द एंड उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और वहीं दूसरी ओर मैरी बेथ से बात करती है कि कैट कैसी है, उसके साथ उसका बिहेवियर कैसा है, वो उसे तंग तो नहीं करती। और उसके बाद बेथ उसे बताती है कि उसकी माँ बहुत ही मीन है और बहुत बड़ी झूठी भी है। वो सारा दिन उस पर नज़र रखती है और उसकी हर एक एक्टिविटी को जांचती है। वो बताती है कि वो उसे कुछ भी अपनी मर्ज़ी से करने के लिए नहीं देती। और उसके बाद मैरी बेथ को समझाती है कि आज से उसका ख्याल वो रखेगी। और तभी इसी दौरान और उसे बाहर से गोली की आवाज़ सुनाई देती है और वो खिड़की से देखती है और कैट को देखती है कि वो इसी तरफ आ रही है। और उसके बाद वो और इसी दौरान वो पैनिक करने लगती है और बेथ उसे ले जाती है एक बेसमेंट में और उसे छुपने की जगह बताती है। और वहीं उन दोनों माओं का आपस में सामना होता है, जहां मैरी कैट का सामना करने के लिए तैयार थी और उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। मैरी चाकू से कैट को घायल करती है और वहीं दूसरी ओर कैट अपने नाखूनों से। दोनों के शरीर से खून निकल रहा था और दोनों ही दर्द से तड़प रही थी और बेथ वहीं पर मौजूद थी। और लेकिन वो कुछ भी नहीं करती, इवन कि वो अपनी माँ की मदद भी नहीं करती इन सब में। इवन वो चाकू उठाती है और वहाँ से भाग जाती है बाहर की ओर। मेरी को बेथ में अपनी बेटी नज़र आ रही थी और इस बार वो उसे खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसका पीछा करती है उसको लेकर वहाँ से भागने के लिए। और बाहर पहुँचते ही वो और वहाँ उसे अपने पति की लाश दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। उसके बाद बेथ उस पर हमला करती है और तब तक वहाँ पर कैट भी आ पहुँचती है और वो बेथ को रोकने के लिए कहती है, बट बेथ ना तो रुकती है और ना ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन होता है। वह बहुत ही कैजुअली उस औजार को मेरी के अंदर पुश करती है। उसे फील ही नहीं होता कि इस वजह से मेरी को कितना पेन हो रहा होगा। लोगों को दर्द देकर उसे मज़ा आता है। वो एक साइको है, एक साइकोलॉजिकल लायर है वो। और ये बात उसकी माँ कैट को पता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि 2 साल पहले कर्टनी का खून ना तो ब्रैट ने किया था ना ही कैट ने। खूनी असल में बेथ थी। और जब कैट को ये सब पता चला तो उसने अपने निर्दोष पति के ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल दिया। और उसे ऐसा लगा था कि वो अपने बच्चे बेथ को बदल सकती है, लेकिन काउंसलिंग के ज़रिए उसे सही कर सकती है। लेकिन इसी वजह से वो हमेशा बेथ पर नज़र रखती थी। और उस दिन वो उसके हाथ में वो औजार देखकर डर गई थी। उसे ये भी डर था कि कहीं ना कहीं बेथ उसे ही ना मार डाले। और उसके बाद उसने डिसीज़न लिया कि वो इस सब का इल्ज़ाम खुद पर ले लेगी। और उसके बाद वो ये भी सोचती है कि अगर इसके बाद बेथ ने कुछ किया तो उसके बाद वो उसे नहीं बचा पाएगी। इसके आगे बेथ को खुद ही संभालना होगा। इसके आगे वो किसी को हर्ट नहीं कर सकती। कैट यही सब बेथ को समझा रही होती है, लेकिन ये बातें ना तो बेथ को समझ आती हैं और ना ही वो उसे पसंद करती है। और उसके बाद वो इतनी वायलेंट हो जाती है कि वो चाकू उठाकर अपनी माँ को ही मार डालती है, पीठ में चाकू डालकर। उसने अपनी उस माँ को मार डाला जिसने उसे बचाने के लिए इतना रिस्क लिया, जिसने उसे बचाने के लिए अपने निर्दोष पति को जेल भेजा और सुनसान जगह पर आकर भी रही। इतना ही नहीं, इन सब के बाद उस सब का इल्ज़ाम भी खुद पर ले लिया। उसने अपनी उसी माँ को मार डाला। और इस सब के बाद भी उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था। ये सब करने के बाद बेथ वहाँ से निकल जाती है और वो चलते चलते एक जंगल के रास्ते एक सुनसान सड़क पर पहुँचती है, जहाँ पर बेथ पर एक लेडी की नज़र पड़ती है। और वो लेडी रास्ते से अपनी कार लेकर गुजर रही होती है। पहले उसे लगा कि वो छोटी सी बच्ची कहीं गुम गई होगी, तो वो उसकी मदद करना चाहती थी। जैसे ही बेथ उनकी तरफ मुड़ी तो उस लेडी को
बेथ के हाथ में चाकू जो कि खून से सना था और उसके कपड़ों पर खून लगा था। ये सब देखकर वो लेडी, उसकी हालत ख़राब होगी और उसे समझने में ये देर नहीं लगी। उसे समझ आता है कि ये कोई मामूली सी बच्ची नहीं है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।